आज हमारे बीच जो मेहमान पधारे हैं अरुण जी सर, हम कांटा पार्क और बलोद पार्क से हम उसका हार्दिक स्वागत करते हैं। सर, हमारा एक 5वां कार्यक्रम है, सफलता से संघर्ष से सफलता तक। जो संघर्ष आपके जीवन में जो संघर्ष हुआ है उसके बारे में, और हमारे बच्चों को उससे कुछ प्रेरणा मिले उसके बारे में मैं आपको कुछ सवाल करूंगा कि आपके बचपन में आपने जो किया वो संघर्ष, उसके बारे में हमारे बच्चों को बताइए। बच्चों को हमारी शुभकामना। हर मनुष्य का जीवन संघर्ष से भरा होता है। मुझे बहुत बचपन की तो याद नहीं है, लेकिन 4-5 साल की उम्र के बाद का सब याद है। शायद आप लोगों को भी याद होगा ऐसे ही 5 साल की उम्र के बाद का, नहीं? तो मेरा गांव, अपने देश में कई सारे राज्य हैं, उसमें एक पूर्वी भारत में एक राज्य का नाम है बिहार। मैं बिहार राज्य से हूँ और बिहार राज्य के एक ऐसे ज़िले में मेरा गांव है जहाँ पर जब मेरा जन्म हुआ 1966 में नवंबर 12 तारीख को, अभी 12 तारीख आएगा तो मेरा जन्मदिन आएगा। अंधेरा रहता था गांव में, क्योंकि मतलब रात में, क्योंकि बिजली नहीं रहती थी। बिजली से कुछ भी काम, बिजली था ही नहीं। तो आप सोचो कि घर तो बड़ा था मेरे परिवार में, लेकिन घर में बिजली नहीं थी। रात में सभी अंधेरे में रहते थे, लेकिन उन दिनों बिजली की जगह में लालटेन जलता था, डिबरी जलती थी, जो शीशी में डोरियां डाल करके, केरोसिन डाल करके लोग जलाते हैं, वैसे ही था। तो ये करीब 70-72 के आसपास, 1972 के आसपास की बातें जो हैं हमें याद हैं। जब मैं 6-7 साल का था, जब स्कूल जाना शुरू किया, कुछ अच्छी बातें भी उसमें हुई संघर्ष के दौरान। पहला संघर्ष तो ये था कि लाइट नहीं था, एकदम अंधेरे में हम लोग रहते थे। जीवन हमारा रात में अंधेरे में बीतता था 10-12 घंटे। लेकिन उसकी अच्छी बात ये थी कि जल्दी सो जाना और जल्दी सुबह जग जाना, ये एक अच्छी पॉजिटिव बात होती थी। दूसरा चीज मैंने देखा कि चूंकि आज के ज़माने के हिसाब से जो मोबाइल और ये सब जो था वो सब नहीं था, तो मेरी माँ को बहुत टाइम मिलता था। खाना बनाते समय बगल में बैठा देती थी और बोलती थी कि तुम स्लेट पे लिखो। स्लेट पे, उस समय स्लेट और खड़ी होती थी। आप लोग पढ़े हैं स्लेट और खड़ी पे? पाटी पेन बचपन में पाटी पेन है ना? तो उसमें हम लोग क ख ग ऐसे जो भी होता था हिंदी में, ठीक है, उसको हम पढ़ते थे। मेरी माँ मारती थी, डांटती थी, जो भी समझाती थी, पढ़ाती थी, और ऐसे ऐसे हमने लिखना शुरू किया। मुझे याद है जब मैं स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में जाना शुरू किया, तो वहाँ हमारे टीचर ने कहा कि लगता है कि तुम्हारे घर में कोई पढ़ा लिखा है अरुण। हमने कहा हाँ सर, मेरी माँ पढ़ी लिखी है और मेरी माँ मैट्रिक पास है। मैट्रिक पास मतलब 10वीं पास है, और उसका प्रभाव दिखता था बाहर में। एक माँ के अच्छे पढ़े लिखे होने का उनके बच्चों पर जो प्रभाव पड़ता है वो दिखना शुरू हो गया था। कैसे? मेरी माँ पढ़ाती थी मुझे, और वो हमारे लिखने में, बोलने में झलकता था। तो इस चीज को हमारे टीचर मार्क करते थे कि बहुत सारे बच्चे आते हैं, लेकिन अरुण का हाव भाव, बोलने का तरीका, लिखने का अंदाज, वो सब अलग है। ठीक है ना? तो माँ का पढ़ना भी बहुत जरूरी है। बच्चियां हमारी हैं यहाँ पे, आप लोग पढ़ रही हैं, हमें बहुत खुशी हो रही है। मैं भी देखता हूँ कि मेरी माँ पढ़ी लिखी थी, तो उनके बच्चे जो हैं, उनके परिवार में सबको उन्होंने बहुत ध्यान रखा कि हमारा परिवार का हम कैसे ध्यान रखें। पढ़े लिखे आदमी को थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहता है।
तो वो माँ ने संघर्ष जो किया होगा, हमको थोड़ा सा उन्होंने फील नहीं होने दिया, हमको उन्होंने पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया, वहाँ से आगे बढ़े हम। लेकिन दिक्कत ये था कि स्कूल जो था हमारा, जो 3 किलोमीटर पे हमारा स्कूल प्राइमरी था, जहाँ पर 5वीं तक हमने पढ़ा, फिर मिडिल स्कूल और 3-4 किलोमीटर दूर था, जहाँ पर 7वीं तक पढ़े 2 साल, और वहाँ से हाई स्कूल और 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर था, वहाँ में हम मैट्रिक तक पढ़े 10वीं क्लास तक। ये सब हम पैदल जाना आना करते थे, पैदल, पैर से, ठीक है ना, पैदल बोलते हैं ना उसको, पाँव से, ठीक है। तो हमारा जाना आना रोज का करीब 6-7 किलोमीटर जाना और 6 से 7 किलोमीटर आना, ऐसे होता था रोज। सुबह 8 साढ़े 8 बजे निकल गए और शाम को 4 बजे लौटते थे। तो 8 से 9 घंटा करीब करीब घर से बाहर, 8 किलोमीटर 7 किलोमीटर जाओ, वही 7 किलोमीटर आओ। उस समय दुनिया में हमने कुछ नहीं सोचा, बस पढ़ाई सोचती थी, खेल सोचता था, दोस्त साथी दिखते थे। और एक और चीज था हमारे साथ कि मेरे पापा कभी साथ में नहीं रहे। वो एक अच्छा माने बुरा माने जो भी हम कहें, पापा नौकरी करते थे बाहर में, साल में कभी आ जाते थे, 1 महीने 1.5 महीने रहे, फिर निकल गए। जब दिवाली का समय होता था या होली का समय, ये हमारा सनातन में आप जानते हैं बहुत बड़ा पर्व है हम सब लोगों का, पूरे देश भर में मनाया जाता है। तो बिहार में भी ये एक प्रथा थी कि दिवाली में सब लोग घर पे आएंगे, मिलके दिवाली मनाएंगे, और 4-5 दिन दिवाली मनाई जाती थी, रखते थे। होली भी वैसे ही था, होली में होलिका दहन और फिर होली का रंग, ये जो होता था 4-5 दिन चलते रहता था, 1 सप्ताह चलता था। कहो किसी को कोई मिट्टी में लगा रहा है, कोई गोबर डाल रहा है, रंग डाल रहे हैं, नए नए कपड़े पहनते थे। हम लोग बहुत खुश होते थे कि अब इस बार जो होली आएगा उसमें नए कपड़े मिलेंगे, लेकिन नया कपड़ा किस कलर का होगा, क्या होगा, ये हमें पता नहीं होता, हमारे गार्जियन डिसाइड करते थे। तो मेरा सौभाग्य था कि मेरे ग्रैंडफादर साथ में थे, मेरे पापा साथ नहीं रहते थे क्योंकि बाहर में नौकरी करते थे, और ग्रैंडफादर ही सबको केयर लेते थे, सबका। 25 परिवार एक साथ हम लोग रहते थे गांव में, 25। दिक्कत ये था कि 2500 में आप सोचो, किसी का कुछ चॉइस है, किसी का कुछ चॉइस है, कभी झगड़ा हो रहा है, मनांतर होते रहता था मन का, लेकिन उसी में कोहेसिव ग्रुप था, अच्छा लगता था। हम लोगों को आज अच्छा लगता है कि वो बहुत अच्छा जगह था, लेकिन उसमें भी कमियां थी तो खूबियां भी थी। आज लग रहा है कि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम बहुत अच्छा था, क्योंकि हम सब अकेले अकेले होते जा रहे हैं, कोई आगे पीछे था है नहीं। क्योंकि हम ज्वाइंट फैमिली से आए हैं तो हमको लगता है कि ज्वाइंट फैमिली कितना अच्छा था। आज के बच्चे उसको फील नहीं कर पाएंगे क्योंकि ज्वाइंट फैमिली देखे ही नहीं, वो किताबों में रहा, दादा दादी चाचा चाची है ना, भैया भाभी सब लोग रहते थे, लेकिन आज समय नहीं है। तो वो अच्छे दिन थे। संघर्ष ये था जो हमने बताया स्कूल वाला, स्कूल में हमने काफी संघर्ष किया, और सबसे बड़ा चीज होता था कि आपको चप्पल नहीं मिलते थे। हमारे साथ दिक्कत पर्सनल ये था कि मेरे पैर थोड़ा लंबे थे, मैं लंबा था, तो जूते नहीं मिलते थे मेरे। बाटा में ही खोजा जाता था जूता, और बाटा की जो दुकान थी वो गांव के अगल बगल के हाट में या अगल बगल में नहीं होता था। ऐसे साधारण चप्पल तो हर जगह मिल जाते थे, लेकिन मुझे बाटा वाला चाहिए था, मुझे बाटा पसंद था, बाटा का स्लीपर, बाटा का जूता। और मेरे घर में 2-3 लोग बाहर नौकरी करते थे और कभी कभी आते थे, साल में 1 बार आए। आज के समय में तो तुरंत हवाई जहाज से चले जाओ, जब हो तब चले जाओ, पैसा भी लोग कमाने लगे, लेकिन उस समय कमाई बहुत छोटी होती थी ना, तो लोग साल में 1 बार आते थे, ठीक है। तो इंतजार रहता था कि कब कोई आएगा, जूता टूट भी गया तो कोई पूछने वाला नहीं है कि टूट गया तो क्या करोगे, कभी पैदल भी चले जाते थे, मजबूरियां थी। खेत था 40-50 बीघे खेत थे, खेती होती थी, 4 बैल थे, हमें याद है। पहले ट्रैक्टर था, ट्रैक्टर हटा दिया गया, पहले बैल थे, 4 बैल, चारों से खेती होती थी। हल चलाने वाले 2 लोग होते थे, हम लोग उनको चाचा बोलते थे, हमें याद है हम उनको चाचा बोलते थे। गरीब परिवार के थे, उनको 1-2 बीघे जमीन दे दी जाती थी। गांव का रहन सहन में बता रहा हूँ, जहाँ गांव में हमने जो देखा है किया है।
उनको हम लोग चाचा, जैसे गौरी नाम था उनका, गौरी राम, हरिजन थे, लेकिन हमने उनको चाचा ही हमेशा जिंदगी भर बोला, जब तक उनकी जिंदगी थी, गौरी चाचा ऐसे हम रेफर करते थे। ठीक है, तो वो सब था। गांव में खेती भी हमने करवाया, हल तो नहीं जोतते थे, वो मना था थोड़ा, क्योंकि मैं थोड़ा ब्राह्मण फैमिली से हूँ, तो वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन था, हमको समझ में नहीं आता था कि आप ब्राह्मण हैं तो क्यों नहीं हल चला सकते हैं। हम लोग सोच भी नहीं पाते थे कि उसके चक्कर में उतना ज्ञान नहीं था कि हम सोचें क्यों नहीं करते हैं। लेकिन ये था कि हम बाकी सब चीज़ों में हेल्प करते थे। जो ये होता है ना आपका, गांव में चूंकि लाइट तो नहीं था, रात के अंधेरे में जो जाना होता था बाहर, बहुत डेंजरस होता था। वो एक बड़ा संघर्ष भरा समय था, रात के अंधेरे में जाना, क्योंकि घरों में लैट्रिन जो टैंक होता है ना, ये सेप्टिक वाला, ये व्यवस्था, सैनिटेशन का व्यवस्था था ही नहीं उस जमाने में। तो सब के सब लोग, अगर 20 लोग घर में हैं, 25 लोग हैं, सब बाहर जाएंगे, खेत में जाएंगे डेडिकेट करने के लिए। वो एक बड़ा कठिन एक तरह से कहें आप। हालांकि पिछले 30-35 साल से हमारे यहाँ अंदर में सब कुछ बन गया है, लैट्रिन की व्यवस्था हो गई, सब हो गया। अभी औरतें कोई नहीं जाती हैं गांव देहात में, तो हर जगह वो चला आया है। लेकिन उस जमाने में बहुत ही डिफिकल्ट समय था कि सबको बाहर ही जाना होता था। तो मैं देखा कि बचपन में काफ़ी दिक्कत स्कूल में। अच्छा ये होता था कि कितना भी संघर्ष करके जाओ, और अगर स्कूल में अच्छा पढ़ाई करो तो बड़ा अच्छा लगता था। स्कूल के प्रिंसिपल, स्कूल के टीचर, सब लोग अप्रिशिएट करते थे कि हाँ पढ़ाई में बंदा अच्छा है, तो सब संघर्ष भूल जाता था आदमी। एक और कहानी है इसके पीछे, एक और कि जैसे ही 4 बजे हम लोग घर पहुंचते थे, 4:30 बजे, तो दिमाग में यही रहता था कि चलो वो जो खेत है या खलिहान या जो भी फील्ड का हो, मैदान, वहां पर फुटबॉल खेलना है। फुटबॉल, क्रिकेट नहीं था उस जमाने में। 70s-80s में गांव में क्रिकेट का नाम नहीं था, क्योंकि टीवी नहीं था, रेडियो सुनते थे लोग। कभी कभी हो गया कि क्रिकेट में ऐसा हुआ, लेकिन जब तक देखोगे नहीं तब तक क्रिकेट क्या होता है क्या पता। जानते भी नहीं थे लोग कि क्रिकेट कैसा होता है, कैसे खेलते हैं लोग, बॉल कितने साइज का होता है, बैट कैसा होता है। क्योंकि गांव में आपका न्यूज़पेपर नहीं पहुंचता था। न्यूज़पेपर फिर भी रहता है तो पता चलता है, न्यूज़पेपर में कुछ कुछ फोटो देने से पता चलता है, वो सब भी नहीं था। तो हम लोग बॉल खेलते थे, और वो बॉल भी अगर वो रबर का बॉल आ गया तब तो ठीक है, वो पंचर हो गया तो वो 2-4 दिन 10 दिन तक रह जाएगा साइड में, वो पंचर ठीक होने वाला कहीं नहीं है जल्दी। तो हम लोग फिर प्लास्टिक का बॉल बना देते थे, प्लास्टिक, ठीक है ना, जो पॉलीथीन होता है ना, उसको इतना लेकर के बांध दिए, उसी को खेलते रहते थे। वो भी पानी में चला गया तो दौड़ के गए, पानी से निकाले अगर बगल से। तो अभाव वाली जिंदगी तो थी, लेकिन उसमें खुशियां बहुत थी। आज से अगर कंपेयर करें, हमारे पास बहुत कुछ हो गया है, लेकिन वो खुशी न कहीं न कहीं जो उस समय की जो खुशी थी, बचपन वाली खुशी, अभाव वाली खुशी, वो आज नहीं दिखती है। बाकी बहुत सारी चीजें हैं बताएंगे। बचपन के बारे में काफ़ी संघर्ष किया सर आपने, पर आपके जो शिक्षण लाइफ है, जो आपने पढ़ाई की, जब तक आपके बचपन से लेके यहाँ तक पहुँचे, उसके बाद में बीच में जो संघर्ष किए उसके बारे में बताइए। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, मैं देख रहा हूँ। एक चीज़ था कि मुझे बहुत शौक था कि हमें इंग्लिश पढ़ना है, और रहते थे गांव में, लेकिन इंग्लिश पढ़ाएगा कैसे, कौन पढ़ाएगा। एक मास्टर थे हमारे, वो इंग्लिश पढ़ाते थे, कोशिश करते थे कि हम इंग्लिश में बोलूँ, इंग्लिश में पढ़ाऊँ, लेकिन वो होता नहीं था, देहात का इलाका, ठीक है। और मुझे बहुत शौक था, तो मेरे शौक को देख करके मेरे पिताजी जो नौकरी करते थे बंगाल में, और बंगाल में इंग्लिश उस जमाने में थोड़ा ज़्यादा मजबूती से फैल रहा था, अच्छा चलता था। क्योंकि अंग्रेजों ने अपना, जब अंग्रेज जब इंडिया में आए तो उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई मालूम है आप लोगों को? कलकत्ता, कालीकत उसको बोलते हैं, कालीकत, ठीक है ना, कोलकाता। कोलकाता में उन्होंने राजधानी बनाई अपनी 1691 ईस्वी में, ठीक है। तो उस समय से चूंकि ब्रिटिशर थे, ब्रिटेन के थे लोग, इंग्लिश जानते थे और इंग्लिश में बोलते थे, तो वहाँ भी उन्होंने वही कल्चर स्टार्ट किया
उनके साथ जो इंडियन काम करेंगे जुड़ेंगे उनको भी इंग्लिश आना चाहिए। तो बंगाल में लोगों को इंग्लिश की जानकारी देश के और सब राज्यों की अपेक्षा ज़्यादा थी। ठीक है, जहाँ जहाँ भी बाहर के लोग आए, डच आए और भी जो भी, उनको वहाँ वहाँ इंग्लिश आती। जैसे गोवा में थोड़ा जानकारी थी, साउथ में जहाँ पर चेन्नई वगैरह में वहाँ थोड़ा इंग्लिश की जानकारी थी। लेकिन ब्रिटिशर आए तो ज़्यादा जानकारी बंगाली लोगों को हुई। मेरे पापा देखते थे कि बंगाल में इंग्लिश बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो उन्होंने एक सोचा तरकीब कि अपने बच्चे को हम अगर बंगाल ले आते हैं तो इसको इंग्लिश की जानकारी हो जाएगी। तो मेरी माँ गांव में थी, मैं बड़ा भाई था 3 बच्चों में। मुझे हमारे पापा ले गए और बोले कि चलो हमारे साथ 2-3 महीने के लिए वहां पर इंग्लिश पढ़ना। और ये 6वीं-7वीं की बात है, मैं गया, 3 महीना वहां पर था और इंग्लिश नहीं आता था, गांव देहात से गया था, शुद्ध हिंदी भी नहीं आती थी। लेकिन वहाँ के जो बंगाली टीचर थे जो इंग्लिश पढ़ाते थे, मार मार के इंग्लिश हमको सिखाए, पीट करते, नहीं आता था पीटते थे, इधर पीटते थे। पापा को पता नहीं होता था क्योंकि वो ऑफिस में नौकरी करते थे। जब वो आते थे तो मैं उनको पकड़ के रोता था। लेकिन इसके बीच में क्या हुआ, 2-3 महीने में इंग्लिश हमारी बहुत सुधर गई, इंग्लिश बहुत अच्छी हो गई। तो मारना पीटना और मेरा इंग्लिश सीखना हमेशा के लिए एक बहुत बड़ा बेस बन गया, बहुत बड़ा हमारा रूट जो है ना, फाउंडेशन जो बोलते हैं, इंग्लिश का फाउंडेशन और बंगाल में 3 महीना बहुत मजबूत बना दिया। उसके बाद में जब हम वापस आए, गांव में पढ़ना जब शुरू किए, उसके बाद तो कहीं बाहर नहीं गए, लेकिन मैट्रिक तक गांव में ही रहे, अलग अलग स्कूल में, जो मैं बताया था पहले, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल। ये मिडिल स्कूल में जब मैं गया तो इंग्लिश इंट्रोड्यूस हो चुका था तब तक, और उसमें इंग्लिश में इतना हमको रस आने लगा, इतना हमको इंटरेस्ट आने लगा कि मैं अंताक्षरी जब होती थी स्कूल में तो मैं एक साइड रहता था। अंताक्षरी जानते हैं आप लोग? अंताक्षरी खेलते हैं? तो मैं अकेले रहता था इंग्लिश की अंताक्षरी में, और बाकी पूरा क्लास हमारा दूसरे तरफ रहता था। वो खोज खोज के इंग्लिश निकालते थे। तो वो बड़ा अच्छा लगता था, आज भी हम याद करते हैं। और हमारे साथी मैट्रिक पास किए, +2 में 10th तक के जितने लोग हैं, आज भी हमको याद रखते हैं कि अरुण की इंग्लिश बहुत अच्छी थी। ठीक है, लेकिन फिर संघर्ष शुरू हुआ हमारा मैट्रिक पास होने के बाद। वो संघर्ष क्या था, मैं बताया था आपको कि हम जॉइंट फैमिली से हैं, संयुक्त परिवार था हमारा। मेरे पिताजी तब तक नौकरी में चले गए थे साउथ इंडिया चले गए। अब बोले कि साउथ में कहाँ, साउथ का लैंग्वेज है, वहाँ हम नहीं ले जा पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, मैट्रिक में जब पास किया तो अपने क्लास का टॉपर था। अब बात ये हुई कि हम पटना में पढ़ेंगे। पटना जानते हैं आप लोग? पटना किसी ने नाम सुना है? पटना राजधानी है, जैसे अपना अहमदाबाद गांधीनगर है, वैसे ही गांधीनगर। तो हमें भी शौक था कि हम पटना में पढ़ें। पटना में एक बहुत अच्छे कॉलेज में हमने अप्लाई करके छोड़ दिया कि हमारा वहाँ एडमिशन हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। तो दैट वाज द बिगेस्ट यू कैन से चैलेंज फॉर मी कि हम पढ़ेंगे कहाँ, और तब तक एडमिशन का समय सब निकल गया। बहुत बड़ा धक्का लगा हमें कि अपने क्लास का टॉपर, सबको एक्सपेक्टेशन था कि हम पटना में पढ़ पाएंगे। ठीक है, +2 करेंगे, +2 12वीं का साइंस पढ़ना था हमको, मैथ्स बहुत अच्छा था, केमिस्ट्री अच्छा था, इंग्लिश अच्छा था, संस्कृत के हम अपने स्कूल के टॉपर थे, इंग्लिश के टॉपर थे। बहुत शौक था कि अच्छे स्कूल में, अच्छे कॉलेज में पढ़ेंगे। एडमिशन नहीं हुआ क्योंकि समय निकल गया था। मैं देहात में रहता था, पता नहीं था कि कब वहाँ क्लोज हो रहा है, थोड़ा देर हुआ पहुँचने में। फिर मैं बड़े पिताजी के यहाँ चला गया कलकत्ता पढ़ने के लिए, फिर बंगाल गया, बड़े पिताजी के यहाँ रहा। हमारे बड़े पिताजी साधारण नौकरी करते थे, एस्बेस्टस का छत था, उसी छत के नीचे में रहते थे। मेरे साथ में मेरी बड़ी माँ, हमारे बड़े पापा और उनका एक छोटा बेटा वो रहता था। वो अभी गुजरात में है, गुजरात में बाबा बन गया है। मेरे छोटे भाई बड़े पिताजी के बेटे, और शुक्ला साहब को मैं दिखा रहा था कि देखिए ये हैं, बाबा बने हुए हैं। मेरे बड़े पिताजी के सबसे छोटे बेटे जयराम दास के नाम से वो बाबा बने हुए, गोंडल साइड में रहते हैं, बहुत बड़ा धर्म सब कर रहे हैं। एनीवे, तो दूसरी कहानी है। तो मैं वहां जब गया, ठीक है, तो 2 साल
+2 किया, एक स्कूल में पढ़ा, हाई स्कूल जो +2 लेवल का होता है जैसे आप लोगों का है वैसे ही। मैं कल बता रहा था आप लोगों के प्रिंसिपल साहब को कि इतना टफ की पढ़ाई, इतनी टफ थी कि रोना आ रहा था कि हम कैसे पढ़ें। 2 कारण से टफ था। एक तो हिंदी मीडियम से पढ़ करके गया, प्योर इंग्लिश मीडियम में पढ़ना था साइंस की पढ़ाई। साइंस के टर्म्स ऐसे थे कि समझ में नहीं आता था। तो हिंदी का किताब हमने खरीदा, उसको हिंदी वाला साइंस का हिंदी का, उसको रख करके रेफरेंस के लिए देखता था कि हिंदी में थोड़ा समझ में आ जाएगा। और धीरे धीरे अपना मजबूती स्टार्ट किया कि हम इंग्लिश को भी मजबूत करेंगे। अभी इंग्लिश बेसिक तो ठीक था मेरा, उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि हम ठीक कर लेंगे अपना सब कुछ। तो इंग्लिश को मतलब सब्जेक्ट को समझने लगा थोड़ा थोड़ा। लेकिन दिक्कत ये था कि एग्जाम बहुत टफ होते थे, पढ़ाई बहुत टफ था, सिलेबस बहुत टफ था। जब फाइनल एग्जाम हुआ, 31 लड़कों का एग्जाम हुआ, 31, उसमें से मात्र 3 लोग पास हुए। आई वॉज द वन हु पास्ड, एंड उसमें से 3 में से 1 का सेकेंड डिवीजन था, 2 का थर्ड डिवीजन था, बाकी सब फेल हो गए। 28 लोग फेल हो गए थे। मैं सेकेंड डिविजनल था, बाकी 2 हमारे थर्ड डिविजनल थे। और मुझमें वही हुआ कि अब यहाँ नहीं पढ़ना है हमको, यहाँ नहीं पढ़ना है, क्योंकि इतना टफ लाइफ, हम जो सोच रहे हैं जितना रिजल्ट अच्छा होना चाहिए नहीं होगा, स्कोर नहीं हो पा रहा है, बहुत मुश्किल था। और वेस्ट बंगाल काउंसिल था वहाँ पर, जो हायर सेकेंडरी काउंसिल होता है ना, वेस्ट बंगाल हायर सेकेंडरी काउंसिल का। तो मेरे को सजेस्ट किया गया कि आप यहाँ से निकलो और फिर रांची जाओ। रांची आप जानते हैं? रांची किसी को पता है? रांची के बारे में नहीं जानते हो? रांची हमारे स्टेट का कैपिटल है। किस स्टेट का बताओ? किसी को पता है रांची के बारे में? बताओ तो। वेरी गुड, उनके लिए ताली बजाओ सब। झारखंड राज्य जो बिहार से अलग हुआ, उस राज्य की राजधानी है रांची। रांची में 10-15 लाख का पॉपुलेशन है, बहुत बड़ा राज्य, बहुत बड़ा जगह है, ठीक है ना, हवाई अड्डा है, सब कुछ है। तो वहां पर पढ़ाई के लिए मैं गया और वहां से पढ़ाई हमारी फिर से स्टार्ट हुई आगे बढ़ने की। शौक क्या था? हमको बैंक में ऑफिसर बनना है, IAS बनना है, और बंगाल में वो चीज़ नहीं था। तो मैं चला आया पढ़ाई करने के लिए रांची। रांची में दिक्कत ये था कि रांची हमारे आगे पीछे कोई नहीं था। जब मैं रांची पहुंचा तो आपको मैं कहानी बताऊं, आपको आश्चर्य होगा, कोई नहीं था जान पहचान में, बस अकेले में गया। और आज मैं छोटा सा एक बैग लेकर के आया था, उससे भी छोटा बैग था हमारे पास। मैं इस तलाश में गया कि एडमिशन में ले लूंगा, क्योंकि मेरे पास एक सर्टिफिकेट था बस कि हम पास किए हुए हैं बंगाल से, उसको लेकर के गया। आपको विश्वास नहीं होगा, जब मैं पहुंचा वहां पे तो आगे पीछे कोई नहीं। मैं स्टेशन पे गया, प्लेटफॉर्म स्टेशन पे, रेलवे प्लेटफॉर्म पे मैंने अखबार खरीदा, न्यूज़पेपर पढ़ा। शाम को 9 बजे, 9:30 बजे रात तक मैं पढ़ा, और बैग को यहाँ रख करके, और जूता था मेरा, चप्पल था, साइड रख दिया, और वहाँ रात में अखबार पे सोया स्टेशन पे। और पुलिस वाले जो होते हैं ना, पुलिस थाना होता है स्टेशन पे, आप मालूम है, थाना होता है, ताकि कोई कुछ नहीं करेगा, हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, कोई लिंक नहीं, कुछ नहीं, मोबाइल नहीं, जमाना ऐसा था। तो ये 84 की बात है, 84। मैंने मैट्रिक किया था 82 में, तो 2 साल बंगाल में पढ़ के फिर रांची आ गया। तो रांची में मैं स्टेशन पे पहली रात गुजारी स्टेशन पे, और उसके बाद अगले दिन किसी तरह पता चला कि एक आदमी जान पहचान के हैं, उनके यहाँ हम जाते हैं, उनके यहाँ गया। तो वहाँ से फिर थोड़ा सा सपोर्ट मिलना शुरू हुआ कि ठीक है भाई, हम जानते हैं आपके परिवार को, किसी को। तो उन्होंने क्या किया, हमने कहा कि देखिए हमें तो रहना है यहाँ पर, अभी कुछ दिन रहना पड़ेगा जब तक हॉस्टल वगैरह नहीं मिलता है। तो जिस ऑफिस में काम करते थे वहाँ टेबल वगैरह था, जिस पे लोग अगल बगल में बैठ के काम करते हैं। शाम को हमेशा वो अपने यहाँ से कुछ बिछाने के लिए, उस पर सोने के लिए भेज देते थे। मैं उस पर सोता था ऑफिस के टेबल पे, और फिर सुबह उसको साइड में रख दिया जाता था। ऐसे 10-15 दिन चला। फिर मैं एडमिशन इस बीच में हमारा हो गया, एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन हुआ, और वहाँ से हमारी ग्रेजुएशन
कंप्लीट हुई इसी तरह। बीएससी हमने किया, बीएससी साइंस से हमने किया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये रखा। मैथ में डिस्टिंक्शन हमें मिला, 76% मार्क्स मिला हमको मैथ्स में। केमिस्ट्री अच्छा फर्स्ट क्लास मार्क्स था, फिजिक्स भी था अच्छा, लेकिन फिर मैं मैथ्स लेकर के आगे नहीं बढ़ा, केमिस्ट्री लेकर के बढ़ा। क्योंकि किसी ने कहा कि केमिस्ट्री पढ़ोगे तो केमिकल में कुछ और कर सकते हो, केमिस्ट्री का ज़्यादा डिमांड है, मैथ्स का कहाँ डिमांड है। लेकिन केमिस्ट्री पढ़ा, एमएससी कर रहा था। फिर एमएससी करने के दौरान ही हमें उस समय किसी ने कहा कि देखो इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर मैनेजमेंट कर लोगे तो तुमको नौकरी मिल जाएगी, एमएससी करने से कोई ठिकाना नहीं है, एमएससी करने से नौकरी मिलेगी कोई पक्का नहीं है। और उस जमाने में सब यही सोचते थे कि किसी तरह हमको नौकरी करनी है, नौकरी लग जाए। तो हमें था कि हमको अच्छी नौकरी करनी है, मेरा सपना था कि हम अच्छी नौकरी ही करेंगे, साधारण नौकरी नहीं करेंगे, क्लरिकल में नहीं ज्वाइन करेंगे। मेरा बहुत शौक था कि हम अच्छा करेंगे। ये सपना दिखलाया तो मेरी माँ ने। मेरी माँ हमेशा हमें उदाहरण देते रहती थी, पढ़ी लिखी थी, कि ये वैसे हो गए, उस गांव वाले ऐसे बन गए, अच्छा नौकरी कर रहे हैं, वहाँ से आईएएस निकल गया, वहाँ का बैंक का लड़का पीओ में ज्वाइन कर लिया। तो मेरे दिमाग में आईएएस, पीओ, आईपीएस ये सब दिमाग में बना रहता था, ठीक है। तो वो सपना ही हमें पूरा करना था। तो मैं क्या किया कि किसी तरह जॉब करना है, तो हमने फिर मैनेजमेंट में कंपटीशन दे करके एक अच्छे मैनेजमेंट प्रीमियर इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया। उस इंस्टीट्यूट का नाम है जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस, XISS। मैं 88 में एमएससी फर्स्ट ईयर में ड्रॉप कर दिया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रहा था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एमएससी में ड्रॉप कर दिया। और फिर मैं एमबीए में दाखिला लिया, 2 साल की पढ़ाई की। लेकिन इसमें यहाँ पर संघर्ष छुपा हुआ है, आपसे पूछेंगे कि क्या संघर्ष है। संघर्ष ये था, उस जमाने में भी हमें मात्र 2100 रुपया लगता था, 2100 हमें एडमिशन लेने के लिए मैनेजमेंट में। वो 2100 रुपया देने के लिए मेरे पिताजी ने हाथ खड़ा कर दिया। ये क्या 2100 रुपया देकर के एमबीए करने जा रहे हो, क्या जरूरत हो, एमबीए क्या होता है। क्योंकि एमबीए के बारे में उस जमाने में बहुत लोगों को पता नहीं था एमबीए क्या होता है। पिताजी मना कर दिए, क्योंकि उनकी नौकरी 400-500 रुपए की थी उस जमाने में, मात्र 400-500 रुपया। 2000 रुपये 1000 रुपये कहाँ से आएगा। वो वैसे ही जैसे मान लो हम कमाते हैं और हमारी नौकरी 1-1.5 लाख रुपए की है आज के दिन, एक बात कर रहे हैं, और हमारे बच्चे को पढ़ाना पड़े और उसको 4 लाख रुपए एडमिशन में लगेगा, तो हम क्या सोचेंगे, हम जितना कमाते हैं उससे 4 गुना पैसा कौन देगा, कहाँ से देंगे। वही बात थी मेरे पिताजी के साथ। 400-500 रुपया कमाने वाला आदमी महीने का, उनको अचानक कहा जाए कि 2100 रुपया देना है, तो क्या किया, हाथ खड़ा कर दिए। लेकिन मेरी माँ पढ़ी लिखी थी, मुझे गर्व है कि मेरी माँ सामने खड़ी हो गई और बोले कि आपको चिंता नहीं करना है, मैं मैनेज करूंगी। उन्होंने क्या किया, गांव में जब रहता था मैं, तो आप जानते होंगे कुछ समय 5 पैसा चलता था, 10 पैसा चलता था, सिक्के चलते थे, 25 पैसे के सिक्के, 20 पैसे के सिक्के, 8 आने का, 1 रुपए का। और आप जानते होंगे कि मिट्टी का जो ये होता है ना, मिट्टी का जिसमें पैसे डालते हैं, आप मालूम है गोलक, वो मम्मी हमें भरवाती रहती थी, आदत डलवाती थी कि सेविंग सीखना चाहिए। और जब भर जाता था, पैसा अंदर नहीं जाता था, तो मुझसे ही फुड़वाती थी, तुम ही फोड़ो कितना पैसा जमा हुआ है। तो हमेशा एक इंटरेस्ट बना रहता था कि ज्यादा से ज्यादा भरना है और फिर फोड़ करके गिनना है, ठीक है। तो मैं जब गिनता था तो कभी 150 निकला, कभी 125 निकला, कभी 75 निकला, और उसको मम्मी किसी को दे करके और रुपया के रूप में रख लेते थे। और आज भी हमको याद है कि हमारे घर में पक्के का ही घर था, लेकिन अलमीरा था, वो अलमीरा के नीचे में वो मिट्टी का बना करके और उसमें पैसे रखते थे, और ऊपर से अखबार या ऐसे कुछ, ताकि बहुत चोरी होती थी उस जमाने में, चोर आते थे, 10-10, 20-20 चोर घुस जाते थे, और सब दीवार ठोक ठोक करके देखते थे कहाँ ज्यादा आवाज हो रहा है, वहां मतलब होगा अंदर में, और गहने निकाल लो, पैसे निकाल लो, लेकर के चले जाते। उस समय बैंक में कोई नहीं रखता था जल्दी पैसा,
बैंक में अकाउंट नहीं खुलता था, दूर दूर बैंक था। अब तो 2-4 किलोमीटर में बैंक अवेलेबल हो जाता है। तो मम्मी के पास उस समय 2000 रुपए थे निकले, 3-4 साल 5 साल का जमा किया हुआ। उनको मालूम था कि ये संचय हमारे काम में आएगा, और किसी और के काम नहीं, उनके बेटे के काम आया, जो बेटा 1-1, 2-2 रुपया रखता था मम्मी के कहने पर और अपने इंटरेस्ट से। 2100 रुपया मम्मी ने निकाल करके दिया और उससे हमारा एडमिशन हुआ। वहां से हमने एमबीए किया और 2 साल की एमबीए के बाद हमारी नौकरी लगी भारत सरकार में एज एडिशनल डायरेक्टर यंग प्रोफेशनल के हिसाब से मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में एज ए क्लास 1 ऑफिसर। हमारा स्केल शुरू हुआ जिस 2100 रुपए से हमारा एडमिशन हुआ था, जस्ट 2 साल के बाद हमारा महीना शुरू हुआ 2200 से 2800 रुपए का स्केल हुआ करता था एक क्लास 1 ऑफिसर का। उस स्केल पे हमारी नौकरी शुरू हुई और 1990 में टोटल इन्वॉल्वमेंट हमारा शुरू हुआ 2750 रुपए। तो ये एक बहुत अच्छा जीवन का सीख था हमारे लिए, मेरी माँ के लिए। और पापा आज फख्र करते हैं कि धन्य हो तुम, मेरी माँ को लक्ष्मी बोलते हैं कि तुम्हारे चलते ये पैसा जमा था तो बेटा हमारा पढ़ पाया। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी कहानी थी जो मैं शेयर करना चाहा। इसलिए मैंने शेयर करना उचित समझा क्योंकि हम आप सब लोग कहीं ना कहीं आप लोगों की माँ हैं, आपके बारे में ज़्यादा सोचती हैं, और आपको जो भी आपके बारे में माँ सोचती है, जो भी आपको कहती है, आपसे करवाती है, आपको 100% विश्वास करके करना चाहिए। माँ जो कहती है सुनना चाहिए आपको, क्योंकि वो आपके भले के लिए करती है। मैंने इस चीज का उदाहरण आपको बताया कि मम्मी जो करवाती थी उससे हमें कितना फायदा हुआ। ठीक है ना, आज भी मेरी मम्मी है, बहुत याद करती हैं कि हमने ऐसे ऐसे बच्चे को पढ़ाया है अपने। ठीक है, इसमें एक और कहानी मैं और एक कहूंगा आपको, बताऊं? हमें मैनेजमेंट के दौरान बाहर जाने का हुआ कि आपको उदयपुर जाना है, राजस्थान, जयपुर जाना है 15 दिन के एक्सपोजर के लिए। और हमने कहा कि भाई हमारे पास तो पैसा नहीं, अलग से 2000 रुपया चाहिए, 1500 रुपया चाहिए जाने के लिए। अब वो पैसा कहाँ से आएगा? तो मम्मी ने थोड़ी मूर्खता की, इतनी होशियार मम्मी, पढ़ी लिखी, थोड़ी मूर्खता कर दी। मूर्खता क्या हुआ? उन्होंने कहा कि पोस्ट ऑफिस तो बहुत दूर है, हम वहां पर जा करके मनी जो मनी ट्रांसफर करते हैं ना, वो सब नहीं था। क्या होता था पहले, डाक भेजते थे मनी ऑर्डर। तो उन्होंने सोचा कि मनी ऑर्डर कैसे करेंगे हम, कहाँ कौन करने जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, लिफाफे में लपेट करके किसी कागज में उन्होंने 1000 रुपया हमारे पास भेजने के लिए वहां से भेज दिया। अब वो 1000 रुपया पहुंचा ही नहीं। डाकिया जो है किसी तरह देख लिया कि लिफाफे में तो पैसा दिख रहा है और वो भी रजिस्टर्ड भी नहीं हुआ था, ऐसे ही डाल दी थी। वो 1000 रुपया उसने निकाल लिया। बहुत परेशानी। हमें 5 दिन के बाद में जाना है दिल्ली, लखनऊ, नैनीताल, जयपुर, उदयपुर, इन सब जगहों में 15 दिन के लिए विजिट के लिए जाना था। मैं गया था 1990 में, लेकिन वो बहुत बड़ा कठिन वाला समय था, कठिनाई वाला, कि ये 5 दिन के अंदर 2000 रुपया होगा कहाँ से। तो मैंने उधार लिया किसी से 2000 रुपया कि हम दे देंगे धीरे धीरे, और वो 2000 रुपया किसी तरह उधार लेकर के हम गए और जा करके वहाँ पूरा एक्सपोजर लिए 15 दिन। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन थे, उनमें विजिट किए, वहाँ से विजिट करके आए। माँ को आज भी याद है कि जीवन में एक बहुत बड़ी गलती हो गई, मनी ऑर्डर नहीं करके लिफाफे में पैसे भेज दिए कि बच्चे के पास जल्दी पहुँच जाएगा, डायरेक्ट पहुँच जाएगा, नहीं पहुँचा। बहुत बड़ा धोखा हो गया। आपका जो इंग्लिश वो सबसे स्ट्रॉन्ग है। हमारे यहाँ बच्चे गुजराती मीडियम में पढ़ाई करते हैं, और इंग्लिश का जो विषय, जैसे क्लास में टीचर आएंगे, यार इंग्लिश के टीचर आए, बहुत परेशानी होती। तो शुरू से हम इंग्लिश कैसे सीखें, बच्चों कैसे हम सिखाएं, या फिर बच्चों कैसे सीखे वो इंग्लिश शुरुआत से, क्या क्या करना पड़ता है इंग्लिश स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए? ये बहुत अच्छा, आगे देखिए कितना अच्छे अच्छे प्रश्न हमारे साथ हो रहे हैं।
हमने तो सोचा भी नहीं था कि इतना प्रश्न अच्छा मिलेगा हमको बोलने के लिए, बहुत कठिन भी है, लेकिन मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि आप लोग जैसे गुजराती मीडियम में पढ़ रहे हैं वैसे मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा था, है ना। और वो भी गुजराती मीडियम में आप प्योर गुजराती नहीं बात करते हैं, आप गुजराती पढ़ते हैं प्योर, लेकिन बात किसमें करते हैं, लोकल भाषा में। वो भी गुजराती क्या और लोकल बोली है, बोली और भाषा में अंतर होता है ना। मेरे साथ में भी वैसे ही था। हमारे यहाँ तड़पती भाषा, तड़पती भाषा उसको भाषा नहीं बोली, हाँ बोली है, बोली, हाँ, क्योंकि वो भाषा तो भारत सरकार रिकॉग्नाइज करती है, रिकॉग्नाइज नहीं है, वो बोली है लोकल। यहाँ से आप 10-20 किलोमीटर 50 किलोमीटर के बाद जाओगे तो कुछ और हो जाएगा, और 50 किलोमीटर जाओ इधर तो कुछ और हो जाएगा, ऐसे ही बदलते रहता है, ठीक है। तो मेरे साथ में भी ठीक आपका ही कंडीशन था। वो क्या था, मेरे गांव में मेरे घर में भोजपुरी बोली जाती थी। भोजपुरी जानते हैं आप? कुछ बच्चों को मैं यहाँ कलसार गेस्ट हाउस में ठहरा हुआ हूँ, रात में मैं टहल रहा था खाना खा के, तो एक बच्चा, पता नहीं उसको तो हमको मेरे बारे में पता नहीं है कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, लेकिन आपको शायद पता होगा कि नहीं, वहाँ जो बच्चे हैं ना वो नीचे में लैंप सेट के नीचे लैंप में वहाँ बैठ के पढ़ते रहते हैं रात में। 10 बजे रात में मैं देखता हूँ, हम लोग टहलते हैं खाना खा के, तो मैं देखता हूँ कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं नीचे बैठ करके। तो एक दिन एक बच्चे को मैं देखा कि वो अपने दोस्तों को बोल रहा है, का हो का हाल बा। मेरी भाषा मैं जो गांव में बोला था, वो ये लड़का गुजराती बोलने वाला वो भी बोली, वो गुजराती नहीं, वो बोल रहा है कि का हो का हाल बा। अब मैं बहुत दूर में था, थोड़ा सा कान में सुनाई पड़ा। उसके पास में पहुंचा, मैं बोला कि क्या क्या पढ़ रहे हो? बोला सर हिंदी पढ़ रहे हैं। कहले हिंदी पढ़ रहे हो? 12 क्लास का बच्चा। मैं भी 12वीं में हिंदी नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन यहाँ 12वीं में हिंदी है, क्योंकि उसका प्री टेस्ट था, जस्ट रात में हिंदी पढ़ रहा था। अगले दिन फिर मिला तो बोला सर मेरा टेस्ट हो गया, मैं यहाँ पर बैठ करके अभी आराम से, कोई बिना चिंता नहीं है, अभी बैठ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने बोला, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारी बोलियां सब अलग अलग हैं, कुछ भी हो सकता है, राज्य की भाषा एक होती है, पढ़ने की भाषा एक होती है, जो स्टेट का लैंग्वेज होता है वो सब हम लोग पढ़ते हैं। मैं भी ऐसे ही हिंदी पढ़ता था, भोजपुरी हमारी घर की भाषा थी, गांव की, घर की, ठीक है ना, अगल बगल की रिलेशन में जो अगल बगल बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश जहाँ तक बात है, इंग्लिश बहुत चैलेंजिंग लगता था। तो मैंने बताया कि मैं इंग्लिश तो वहाँ गया, बंगाल में गया, सीखा, लेकिन मेरे हिसाब से इंग्लिश सीखने के लिए आपको डीप में जाना पड़ेगा। डीप मतलब आप भागिए मत उससे, आप उसको पकड़िए, आप उसको समझने की कोशिश कीजिए, आप उसके ग्रामर को समझिए। किसी भी सब्जेक्ट को जानने के लिए उसका ग्रामर समझना बहुत जरूरी है। और चूंकि मैं हिंदी समझ जाता था अच्छा से, इंग्लिश भी समझने लगा। संस्कृत जब हमें 6ठी-7वीं क्लास में संस्कृत आया पढ़ने के लिए, संस्कृत भी अच्छा से समझने लगा। और संस्कृत का मैं, जैसे मैं बताया था ना कि इंग्लिश का मैं अंताक्षरी में अलग से खड़ा होता था और बाकी स्कूल के बच्चे एक तरफ, संस्कृत में भी वही हाल था, हिंदी में भी मेरा वही हाल था। तो तीनों विषय में मैं अकेले रहता था, बाकी सब लोग अलग रहते थे, बाकी सब स्कूल के बच्चे। इंग्लिश में जहाँ तक बात है, आपका स्पेशल प्रश्न है इंग्लिश कैसे, क्योंकि इंग्लिश एक विदेशी लैंग्वेज, हम सब लोग जानते हैं। इंग्लिश हमारी अपनी मातृभाषा नहीं है, अपने देश की भाषा भी नहीं है, अपने देश की स्क्रिप्ट नहीं है। वो जैसे देवनागरी है, हिंदी, गुजराती सब चल जाता है, द्रविडियन है उधर में, तो द्रविड़ भाषा है उधर का, द्रविड़ लैंग्वेज। इंग्लिश कम्प्लीटली अलग है, अंग्रेजों ने लाया। लेकिन इसको समझने के लिए आप ग्रामर, जो ये आपका वोकैबुलरी होता है ना, वोकैबुलरी, छोटा सा आपका डिक्शनरी, वोकैबुलरी डिक्शनरी, आप छोटी डिक्शनरी रखो। आप, मैं हमेशा से छोटी एक डिक्शनरी रखता था, और वो इंग्लिश टू इंग्लिश भी रखता था, इंग्लिश टू हिंदी, ज़्यादा इंग्लिश टू हिंदी था। और चूंकि हमें हिंदी समझ में आता है और इंग्लिश हमको जानना है, और जिस इंग्लिश का मीनिंग नहीं जानते थे तुरंत हिंदी में समझ लेते थे। समझ लो बात। तो ये जो आप लोग कितने लोग डिक्शनरी रखते हैं बताओ? कितने लोगों के पास इंग्लिश की डिक्शनरी है, इंग्लिश से गुजराती की डिक्शनरी है? कितने लोगों के पास है? 2-4 हाथ उठ रहे हैं, किसी के पास नहीं है। देखो,
तो अगर हाथ नहीं उठ रहे हैं तो इंग्लिश कमजोर बना रहेगा। आपको 50 रुपए में, 60 रुपए में, 20 रुपए में छोटी मोटी बड़ी डिक्शनरी मिल जाती है। आपको डिक्शनरी जरूर रखना चाहिए। उसमें क्या होता है, फायदा क्या है, एक अगर वर्ड देखोगे उसका एंटोनिम भी रहता है, सिनोनिम भी रहता है, उसका गुजराती में मीनिंग भी रहेगा, एक मीनिंग, दो मीनिंग, तीन मीनिंग भी रहेगा। समझ रहे हो बात? ये सब रहता है। आज के समय में थोड़ा आसान हो गया है बिना डिक्शनरी का, क्योंकि ई डिक्शनरी आ गया है। हम लोग गूगल से तुरंत डालते हैं या स्पीक बोलने से भी आ जाता है, ठीक है ना, स्पीकर पे, कि मान लो कि कोई भी शब्द, मान लो एपियर। अब एपियर का मीनिंग क्या है? एपियर का मीनिंग कहीं आ जाएगा, ठीक है ना। डिसअपियर उसका सिनोनिम हो गया, एपियर, डिसअपियर, अपॉइंट, डिसअपॉइंट, अपॉइंटमेंट। तो आप इसको इंग्लिश वाला जो है ना, उसको आप खेलना सीखो, थोड़ा खेलने के लिए। इससे और क्या हो सकता है, आप समझ रहे हो? प्ले करना सीखो, इसको प्ले करना सीखो, इंग्लिश को लेकर के प्ले करना सीखो। जैसे गुजराती का फ्लो देखोगे, कितना अच्छा से गुजराती हम लोग कविता लिख लेते हैं, बोल पाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप सोचो कि इंग्लिश से हम कैसे प्ले कर सकते हैं। जैसे मान लो आप सोचो कि ए से हम कितने वर्ड बनाएंगे, या ए बी से कितने वर्ड बन सकते हैं, आप सोचो। समझ रहे हो बात ना? एबल हो गया, एबल हो गया ना, ABLE, एबल हो गया। तो और क्या क्या हो सकता है? ए बी के बाद से एब्रिविएशन हो गया, ए बी से ही होता है ना एब्रिविएशन। आप सोचो कि हम 50 वर्ड बनाएंगे, ए बी से 50 वर्ड बनाएंगे, 20 वर्ड बनाएंगे, 10 वर्ड बनाएंगे, 10 से शुरू करेंगे। ऐसे ही ए सी से शुरू करो, ए डी से शुरू करो, समझ रहे हो? ए ई से शुरू करो। तो ऐसे करके शुरू करोगे कि कम से कम 10 से 15, 20, 25 वर्ड हम बनाएंगे। आपका धीरे धीरे इंग्लिश बहुत मजबूत होते जाएगा। मैं समझता हूं कि ये बहुत आसान तरीका है, बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है। आप में वो बहुत इंटरेस्ट आएगा कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। समझ रहे हो बात? तो जैसे भावेल है, AEIOU, बिना भावेल का भी कोई वर्ड हो सकता है क्या? कोई है कोई वर्ड बिना भावेल का? સ્વર સિવાયનો કોઈ શબ્દ છે? EIOU સિવાય કોઈ શબ્દ શરૂ થાય? ડી છે એ भावेल 5 होते हैं ना, AEIOU। बिना भावेल का भी कोई वर्ड हो सकता है क्या? कभी सोचा है आपने? तो आप बहुत चीज सोचिए, बहुत चीज सोचो। आप इंग्लिश को प्ले करो, इंग्लिश को सोचो कि हम इससे बहुत कुछ बनाएंगे। प्रोनाउंसिएशन की जहां तक बात है, तो आप प्रोनाउंसिएशन की थोड़ा सोचना पड़ेगा। वही इंग्लिश में देखो, इसमें जाओगे स्पीकर पे तो उसमें तो अलग तरह का प्रोनाउंसिएशन आता है। जैसे अभी मेरी बेटी एक है, मैं अपने परिवार के बारे में बताऊं, मेरी बेटी है, मेरा बेटा भी है, दोनों DAV स्कूल से पढ़े हैं। दोनों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना था, तो हमने सोचा कि इंग्लिश मीडियम पढ़ा देते हैं, सुविधा है। जहाँ नहीं था वहाँ नहीं पढ़ा रहे थे, हम नहीं पढ़े, लेकिन जहाँ बच्चों की सुविधा थी, कैपिटल में थे, तो पढ़ाए। अब बेटी हमारी जब दिल्ली गई, परिवार के बारे में नहीं बताया, अब बात बताएंगे। तो ये इंग्लिश वाली बात थी, हम इधर उधर भटकना ठीक नहीं है। इंग्लिश को आप लोगों को, कितने लोगों को इंग्लिश अच्छा लगता है? देखिए थोड़ा हाथ उठाओ। अरे वाह, बहुत संख्या है ये तो इंग्लिश में कोई कमजोर नहीं है। अच्छा, कितने लोगों को इंग्लिश से डर लगता है बताओ? मोबाइल में कितने लोग डिक्शनरी यूज करते हैं? हाँ वही तो इंग्लिश से कितने लोगों को डर लगता है बताओ? अच्छा, 5-6 बेटियां हैं, इनको डर लगता है। क्यों डर लगता है? क्या तुम इंग्लिश की डिक्शनरी यूज नहीं करती हो इसीलिए? अच्छा, कितने लोग इंग्लिश का डिक्शनरी, ई डिक्शनरी गूगल वाला यूज करते हैं, फिर भी डर लगता है? वो तो आजकल तो जीवन आसान हो गया है पूरा। गूगल ने तो हमारा जीवन आसान कर दिया, जीना आसान कर दिया है। तो नहीं,
मेरा यही रहेगा लास्ट में कि आप लोग इंग्लिश से भागो मत, इंग्लिश को पकड़ो, क्योंकि बिना इंग्लिश का कुछ होने वाला है नहीं। देखो हम लोग जितना भी कह लें कि इंग्लिश विदेश की भाषा है, अब वो सोचने से नहीं होगा। इंग्लिश हमारे देश की भी भाषा है। इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जो हमको कनेक्ट करती है। जितनी भाषाएं हैं हमारी डाइवर्सिटी है, उन सब डाइवर्सिटी को काउंटर करने के लिए एक इंग्लिश एक मातृभाषा है जो सब जगह नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट बोली जाती है। ठीक है ना? इंग्लिश में मैक्सिमम काम हमारा हो रहा है। हमारी भाषा जो है, अपनी भाषाएं, देश की भाषाएं, उसको हम बोलने तक ही सीमित रख पाते हैं। लिखने का काम जब आप नौकरी में जा रहे हैं, कहीं पर भी, खास करके स्टेट से बाहर जा रहे हैं या किसी अच्छे इस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहे हैं, जैसे हम लोग पिडलाइट में काम करते हैं, तो पिडलाइट की भाषा क्या है काम करने की? इंग्लिश। हम लोग व्हाट्सएप चलाते हैं, व्हाट्सएप में कम्युनिकेट करते हैं, सब इंग्लिश में हो रहा है। ठीक है ना? तो आप लोग इंग्लिश से भागो मत, इंग्लिश को और नजदीक लाओ। बोलो कि हम इंग्लिश में अच्छा करेंगे। समझ रहे हो ना? बहुत अच्छा हो जाएगा, इंग्लिश बहुत अच्छा कर पाओगे। दूसरा एक और चीज मैं कहूंगा, लिखने का अभ्यास करो। मेरा एक अभ्यास है जिससे इंग्लिश और मजबूत हुआ, मैं बताना चाहूंगा। वो अभ्यास ये है कि चाहे वो मोबाइल हो या लैपटॉप हो, मैं कभी भी अगर कोई वर्ड गलत लिखा जाता है आज भी, तो मैं उसका इंग्लिश में गूगल में खोजता नहीं हूं कि सही क्या है। आप लोगों को मालूम है कि रेड आ जाता है लिखा हुआ, मालूम है ना? ग्रामर में रेड आ जाता है। मैं कभी भी उसका राइट क्लिक करके उसका देखता नहीं हूं कि उसका सही क्या है और तुरंत हम सही लिख दें। नहीं, मैं कभी नहीं करता हूं, कभी नहीं करता हूं, कितना भी बड़ा वर्ड हो। और उसने हमको काफी हेल्प किया है कि इंग्लिश का हमारा स्पेलिंग करीब 99% सही होता है। क्यों? क्योंकि हम अपने से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, आप जानते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या होता है? पढ़े हैं क्या 12वीं क्लास में? साइंस वाले विद्यार्थी पढ़े हैं? नहीं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में तो ये हुआ एक तरह से कि ये नहीं तो वो होगा, वो नहीं तो ये हो सकता है, ए की जगह ए ई होगा या ई ए होगा। समझ रहे हो ना? एपियर, मान लो एपियर लिखते समय ए पी ई ए आर, यही हुआ ना एपियर का स्पेलिंग। एपियर का स्पेलिंग क्या होगा? ए पी ई ए आर। मान लो हम लिखते समय गलती से हम ए पी ए ई आर लिख दिए, ए पहले लिख दिए, ई बाद में हो गया, तो हमें क्या कर, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, तुरंत क्लिक किए, ऊपर में एपियर आ गया, क्योंकि ए पी ए ई आर का कोई मीनिंग नहीं होता है, इसलिए वो गलत दिखाएगा। तो उसको गलत को ठीक करने के लिए हमें क्या करना है? अपने से सोचना है, देख करके कि कहाँ गलती हो गया, हमें ए पी ई ए आर लिखना है, न कि उसको राइट क्लिक करके और ऊपर में आ जाएगा कि ए पी आर, उसको क्लिक कर दिए तो सही कर दिया। तो फिर आप सीखे नहीं कुछ, आपने तो नकल कर लिया। आपने नकल कर लिया। जहां आप नकल करने की कोशिश करेंगे वहां आपको आपका अंग्रेजी ठीक नहीं हो। ठीक है? मेरा ये हमेशा से रहा है कि हम अपने से उसको लिखें। इंग्लिश हमने ऐसे ठीक, इंग्लिश हमें अच्छा लगता है, इंग्लिश में लिखना चाहिए। इंग्लिश में आप लोग ऐसे लिखो, इंग्लिश को थोड़ा पढ़ो, इंग्लिश का एडिटोरियल पढ़ें, आप कहीं पर आता है तो, ठीक है ना? आप इंग्लिश में जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, आपको इंग्लिश अच्छा लगने लगेगा। एक बार अच्छा लगेगा, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारी चीजें हैं जो हिंदी में नहीं आती हैं, गुजराती में नहीं आती हैं। अलग अलग राइटर्स हैं, जो इंग्लिश में एक्सप्रेस होता है वो गुजराती में नहीं है, गुजराती हिंदी में नहीं है। तो आप ये मत सोचो कि इंग्लिश बहुत भारी है, जस्ट परीक्षा में पास हो जाना है, ऐसा नहीं है। आपको जीवन के लिए इंग्लिश बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देता है कि अगर एक बार अच्छा इंग्लिश हो गया, और यही मौका है इंग्लिश ठीक करने का, ठीक है ना? तो हमेशा काम देना, हमेशा। हर कंपटीशन में इंग्लिश आएगा ही आएगा, आपको हर कंपटीशन में इंग्लिश आएगा। आपको एसे राइटिंग हो, आपका ईमेल राइटिंग हो, निबंध या आपका लेटर राइटिंग हो, जो भी थीसिस है, सब चीज के लिए आपको इंग्लिश आएगा ही आएगा। आप अपना इंग्लिश कभी भी, बच्चियां, आप सब लोगों को मैं बता रहा हूँ, इंग्लिश से भागो मत, इंग्लिश को मजबूत करो, आपको बहुत हेल्प करने वाला है जीवन में आगे। मैं बता रहा हूँ, मान लो आप लोगों में से कोई दिल्ली गया पढ़ने के लिए,
दिल्ली। दिल्ली में आप जानते हो वहाँ क्या चीज पढ़ाई होती है? हिंदी नहीं है, वो इंग्लिश में है। इंग्लिश में ही ये सब कुछ है। दिल्ली यूनिवर्सिटी बेस्ट यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इंग्लिश में ही है पूरा। आपको आगे बढ़ने के लिए इंग्लिश चाहिए ही चाहिए, ठीक है? सर एक लास्ट क्वेश्चन कि आप क्लास 1 ऑफिसर थे, अभी क्या है कि हमारे गुजरात में क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 के ज़्यादा भारी संख्या में वो भर्ती होती है, पर हमें क्लास 1 अधिकारी बनने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है और क्या करना पड़ता है उसमें? तो इसका सीधा आंसर नहीं है कि मेहनत को तो हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि जितना मेहनत करने से होगा। मेहनत को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं क्या? नहीं, मुश्किल है। तो सीधा आंसर नहीं है इसका। आंसर ये हो सकता है कि हमें थोड़ा बहुत ऊपर का सोचना चाहिए, ठीक है? हम आसमान का सोचेंगे तो पेड़ की ऊपर टहनी तक पहुंच पाएंगे। बहुत ज़्यादा ऊपर सोचेंगे तो कहीं सोच पाएंगे कि चलो ठीक है वहाँ नहीं पहुँचेंगे, थोड़ा नीचे पहुँचेंगे। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जैसे मैं अपनी बेटी का उदाहरण दे रहा हूँ आपको, क्योंकि बेटियाँ यहाँ पर बहुत सारी हैं, इतनी संख्या में हैं, बेटे भी हैं। मेरी फैमिली में मतलब मेरी वाइफ तो हैं और हम दोनों से एक बेटी और एक बेटा, और आप हमारे बेटी और बेटों को रिप्रेजेंट कर रही हैं आप लोग, ठीक है? इधर बेटियां हैं, इधर बेटे हैं, ठीक है? तो आप लोगों के प्राचार्य और मैडम जो हैं ये भी बहुत खुश हैं क्योंकि इनको भी एक बेटी और एक बेटा है, ठीक है? दोनों डॉक्टर हैं, दोनों डॉक्टर हैं। देखो तो इसमें क्या है कि जैसे मेरी बेटी यूपीएससी की तैयारी कर रही है। यूपीएससी जानते हैं आप लोग? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे अपना स्टेट में जीपीएससी होता है, तो उसने सोचा कि मैं दिल्ली में गार्गी कॉलेज में पढ़ा हूँ, पॉलिटिकल साइंस में एमए किया हूँ, इतनी अच्छी पढ़ाई हमने किया, ठीक है? मैट्रिक में 9.8% आया, 9.8 CGPA 9.8, लेकिन वो रो रही थी कि हमारा 0.2 कैसे खत्म हो नहीं आया, 10 में 10 क्यों नहीं आया। संतुष्टि नहीं होती है जीवन में, 10 में 10 होने से भी रहता है, कह रहे कैसे और कुछ आ जाता है, 10.1 आ जाता है। तो संतुष्टि का तो कोई सीमा है नहीं। तो +2 +3 और फिर एमए करने के बाद फिर यूपीएससी के लिए तैयारी शुरू की। चूंकि नहीं हो रहा यूपीएससी में, 2-3 अटेम्प्ट में नहीं हुआ कहीं पर भी, लेकिन चूंकि यूपीएससी के लिए तैयारी की तो उसने क्या किया, अभी हाल ही में नेट जेआरएफ होता है, आप जानते हैं नेट जेआरएफ? नाम सुने हैं? घर में किसी के सुने हैं आपको? नेट क्या होता है? नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये होता है प्रोफेसर बनने के लिए, प्रोफेसर, ठीक है? एंड जेआरएफ करने से क्या होता है? जूनियर रिसर्च फेलो। और उसने दोनों एग्जाम एक साथ कंप्लीट किया क्योंकि वो बड़े कंपटीशन की तैयारी कर रही थी, तो उसका लेवल थोड़ा सा ऊंचा हो गया था। लेवल ऊंचा होने से क्या हुआ, जो एग्जाम आ रहा था यूपीएससी के लेवल से थोड़ा सा नीचे वाला, उसको आसान लगता था कि हम तो बहुत हाई लेवल का तैयारी किए हैं, इसलिए थोड़ा सा नीचे लेवल का तो हम कर ही लेंगे अच्छा से, ठीक है? तो उसने क्या किया, आज से 1.5 साल पहले नेट जेआरएफ एक साल में कंप्लीट कर लिया। एंड पूरे इंडिया में 40-50 हजार लोग बैठे थे एग्जाम में, उसमें से 289 लोगों ने कंप्लीट किया एंड शी गॉट 3rd और 4th रैंक, आई डोंट एग्जैक्टली रिकॉल। 99.69 परसेंटाइल उसको आया। शी इज परसुइंग करेंटली पीएचडी इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, गांधीनगर में है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वहां पर। और उनको क्योंकि इतना बड़ा सोच रखी कि हम ऊपर सोचेंगे, क्लास 1 ऑफिसर बनेंगे, शी हैज ऑलरेडी स्टार्टेड गेटिंग अराउंड 50,000 रुपीज एज स्टाइपेंड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार 50,000 रुपए का करीब स्टाइपेंड दे रही है, बिकॉज जब ये यहाँ से पीएचडी कर लेगी तो क्या बनेगी पीएचडी करने के बाद?
कोई क्या बन सकता है? प्रोफेसर। कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में या प्रोफेसर के रूप में ज्वाइनिंग होगी, ठीक है ना? तो ये कैसे कैसे हुआ इतना? क्योंकि उसने यूपीएससी का सोचा, क्लास 1 ऑफिसर बनने के लिए सोचा। क्लास 1 ऑफिसर बनने के लिए आपको बहुत आगे की सोच रखनी है, बहुत मेहनत करना है। क्लरिकल तो बन ही सकता हो आप, क्लर्क के लिए तैयारी नहीं करनी है। आपको कभी भी क्लरिकल के लिए तैयारी नहीं करनी है। आप परीक्षा दो, ठीक है, लेकिन तैयारी आपका बड़े लेवल का होना चाहिए, हाई लेवल का होना चाहिए। उसको आप टारगेट करें। आप जीपीएससी की तैयारी करो, हाईएस्ट अपना डिग्री रखो अपने पास। पढ़ाई लिखाई में हमेशा जितना ज़्यादा हो सकता है पढ़ लिख लो, क्योंकि आप में वो क्षमता है। इस स्कूल ने आपको इतना मजबूत बनाया है कि आप जहाँ चाहे वहाँ पहुँच सकते हैं। आप में जो पंख लगे हैं ना, आप लोगों में जो पंख लगे हैं, बहुत मजबूत पंख लगे हैं। समझ रहे हो बात? बाज का जो पंख होता है इतना मजबूत होता है कि बाज बहुत ऊपर तक जाता है, ठीक है? मिसाइल में जो ईंधन भरा जाता है वो इस तरह का ईंधन रहता है कि बहुत ऊपर तक जा पाता है, ठीक है? उसकी कैपेसिटी ऐसी रहती है। वैसे ही आप लोगों को इस स्कूल में इस तरह से शिक्षा दी जा रही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा से बड़ा आदमी बनने का कोशिश कर सकते हैं थ्रू एग्जाम्स, कंपटीशन के थ्रू। लेकिन एक चीज और होता है कि कभी कभी क्या होता है कि हम केवल बड़े बड़े एग्जाम देते रहते हैं तो बड़े लेवल पर वैकेंसी कम होती है, छोटी वैकेंसी होती है, नहीं हो पाता है, कंपटीशन बहुत टफ है। तो हमें प्रैक्टिस के हिसाब से भी कि हम प्रैक्टिस करें, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ना, आजकल लॉजिकल रीजनिंग आ रहा है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट आ रहा है, ठीक है? कंपटीशन में, छोटे से छोटे कंपटीशन में, बड़े कंपटीशन में, हर जगह। तो उस तरह के भी आपको प्रैक्टिस करते रहना है और कहीं ना कहीं कोई भी एग्जाम हो, एक मुकाम आपको ले लेना है, एक प्लेटफॉर्म बना लेना है कि हम ज्वाइन कर लें और फिर और आगे देखते जाएं और आगे बढ़ते जाएं, ठीक है? आपको लगता है कि क्लास 1 ऑफिसर का पोजीशन बहुत कम है, क्लास 2 के लिए आप कोशिश करिए कि उसको भी दें, आप दीजिए, सभी एग्जाम को दीजिए, लेकिन अपना हौसला जो है ना, आपकी सोच, आपकी तैयारी टॉप लेवल की होनी चाहिए, ठीक है? ऊंचे लेवल का सोचिए। उसके लिए आप लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत करना है, मेहनत के लिए तैयार रहना है हमेशा। अगर आप एक बार मेहनत करेंगे तो वो आपको हर कंपटीशन के लिए आपको हेल्प करेगा, चाहे छोटा कंपटीशन हो, बड़ा कंपटीशन हो। थैंक यू सर। और मैं इस कार्यक्रम का अभिवादन हमारे प्राचार्य श्री को विनती करूंगा वो आए और आज के कार्यक्रम के अभिवादन करें। लेकिन उसके बाद मैं बच्चों से प्रश्न कुछ मैं उनका इनवाइट करता हूँ। बच्चों के मन में अगर कुछ प्रश्न है तो पूछें। તમારે કંઈ પણ પૂછવું હોય, કંઈ પણ સરને તો પૂછી શકો છો, કોઈ પણ 5 मिनट समय है हमारे पास। अगर किसी को कुछ भी प्रश्न है, बच्चियों को, बच्चों को, પૂછો પ્રશ્ન, રૂમમાં પૂછો છો ને પ્રશ્ન। क्लासरूम में सब प्रश्न करते हैं तो ये क्या है वो? हाँ, क्लासरूम में प्रश्न करते हैं ना? हाँ करते हैं सब। लास्ट प्रश्न बहुत है, पूछना नहीं चाह रहा कोई। रांची गए थे तो आप अकेले गए थे? रांची में, हाँ रांची ना, अरे तुमको याद है, ध्यान दे रही हो पूरी सुनी हो। मैं रांची अकेले गया था। मैं डर नहीं लगा आपको? नहीं, वो बहुत बड़ा इशू था। मैं बता रहा हूँ आपको। बैठो बैठो, बहुत अच्छा प्रश्न किए हो। तो मेरे एक रिलेटिव थे, रांची के बगल में रहते थे। वो कोयले की माइंस थी वहाँ पर, कोल माइंस, वहाँ काम करते थे लोग। और रांची में बहुत बड़ा दंगा हुआ था। मैं तो गया था वहाँ पढ़ने के लिए 84 में, लेकिन 81-82 के आसपास बहुत बड़ा दंगा हुआ था। और 84 में ही आप लोगों को मालूम होगा कि हमारी प्रधानमंत्री, अत्यंत प्रिय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई थी। मालूम है ना आप लोगों को? 1984 में 31 अक्टूबर को
तो 31 अक्टूबर को तो उसके पहले ही मैं चला गया था वहाँ पे, लेकिन उसके पहले बहुत बड़ी मतलब ये कहेंगे आप हिंसा हुई थी। आप कहें दो धर्मों के बीच में जो होता है ना, क्या कहेंगे आप? वो भी दंगा, हैं? दंगा दंगा हुआ, दंगा। तो दंगा हुआ था तो बहुत भयानक दंगा था, बहुत लोग आपस में मारपीट, और उसमें क्या था, डर ये था कि क्योंकि हम हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हैं और हमेशा डर का माहौल था कि भाई हिंदू, अगर बड़े लोगों को ये कह दिया जाए कि आई एम सॉरी या मुझसे गलती हो गई, अगर हम अपनी गलती मान लें तो सामने जो बड़ा है वो अपना कर्तव्य जरूर निभाएगा और वो कहेगा कि हमने क्षमा कर दिया, बच्चा क्षमा मांग रहा है तो हमें क्षमा कर देना चाहिए, ऐसे करके बड़ों का जो कर्तव्य है वो भी जरूर समझेंगे। तो ये सोच करके मैं हिम्मत से आगे बढ़ा कि हम जाएंगे आगे, और मेरी माँ ने कहा कि नहीं तुम जाओ, मुझे मालूम है कि तुम अस्थिर दिमाग के हो, जाओगे, चंचल नहीं हो, वहाँ पहुँच जाओ और वहाँ जा करके एडमिशन ले लो। मैं अकेले ही गया वहाँ, फिर धीरे धीरे कॉलेज पता करके गया, एडमिशन लिया वहाँ पर, फिर एडमिशन करा करके फिर गांव आया, और गांव से फिर बांध करके सब कुछ ले करके गया एक हॉस्टल में रहने के लिए, लॉज में रहने के लिए, जहाँ पर फिर वही एस्बेस्टस उस समय चलता था ज़्यादा, छत होता नहीं था ज़्यादा, छत कॉस्टली था, तो हमने एक एस्बेस्टस जानते हो आप लोग, टीने का, टीन वाला छत वाला घर, उस घर में 2 आदमी हम लोग रहते थे, 2 बच्चे पढ़ाई करते थे, और ऐसे ऐसे करके फिर बाद में हमको हॉस्टल मिल गया, क्योंकि अच्छे पढ़ाई करता था मैं। टीचर को अप्रोच किया, हमारा बैकग्राउंड उन्होंने चेक किया, मेरिट बेसिस पे 3-4 महीने के बाद हमें रांची कॉलेज करके था, रांची कॉलेज, तो उसमें हमें हॉस्टल मिल गया, फिर हॉस्टल में मैं रहने लगा था। तो डर नहीं लगा, बहुत अच्छा लगा, और ये हमारा डिसीजन जो था बहुत अच्छा था वहाँ जाने का। अच्छी पढ़ाई हुई हमें, और वहाँ से एक अच्छा रास्ता मिला कि मैंने मैनेजमेंट डिग्री ली। और मैं आपको बताना भूल गया कि आप लोगों को मैं ज़रूर शेयर करूँगा, वो कहीं ना कहीं मुझे भी अफसोस रहेगा कि मैंने शेयर नहीं किया। मैंने जो बताया कि यूपीएससी की तैयारी मेरी बेटी की कर रही है, तैयारी देने की कर रही है, और नेट JRF हो गया। मैंने भी यूपीएससी, मेरा जो सपना था, मेरी माँ ने जो बोला था कि तुमको IAS बनना है, IPS बनना है, वहाँ हो रहा है, वहाँ हो रहा है, मैंने भी सपना देखा। और मैं जब मैनेजमेंट किया, क्लास 1 ऑफिसर ज्वाइन किया, जब मैं गया छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ आप लोग जानते हो बच्चों, छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? कहाँ है बताओ? छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ? फिर तुम ही फिर खड़े हो रहे हो हैं? नहीं, गलत हो गया, देखो, तो ये मौका दूसरे को मिल रहा है, बताओ वो गलत हो गया, एक सही एक गलत, न्यूट्रल हो गया उसका। हाँ बताओ बताओ, रायपुर, वेरी गुड, उसके लिए ताली होनी चाहिए। अभी लड़के और लड़कियां बराबर हो गई। अभी तुम लोग समझते थे कि हम आ गए हैं, हम भी आगे, ठीक है, पीछे नहीं है कोई। तो रायपुर के बगल में एक छोटा सा जिला था, रायगढ़ करके, बिलासपुर, रायगढ़, ये छोटे छोटे जिले हैं। मैं वहाँ जाके नौकरी शुरू किया, और मेरा ये भाग्य था कि वहाँ पर 2-3 कलेक्टर जो थे ना, जिला में जो कलेक्टर होते हैं, मालूम है ना, कलेक्टर होते हैं हेड, यहाँ भी कलेक्टर है भावनगर में, मेहता साहब, वैसे ही वहाँ जो कलेक्टर थे, वो बहुत, मेरा सौभाग्य है कि ऐसे कलेक्टर हमारे पहले मिले, जिन्होंने कहा कि अरुण तुम तो IAS मटेरियल हो, यू आर एन IAS मटेरियल, समझती हो? IAS मटेरियल मतलब तुम IAS बन सकते हो। उन्होंने एक सपना, मेरा जो बुझा हुआ सपना था या कहीं ना कहीं दिमाग में बैठा हुआ था, उसको उन्होंने जगाया। एक हमारे कलेक्टर थे जो खुद IAS ऑफिसर थे, और उन्होंने अपने रेसिडेंस में बुला करके हमको बताना शुरू किया कि देखो IAS की तैयारी ऐसे करोगे, ऐसे करोगे। मैं दिल्ली गया, दिल्ली से राउस कोचिंग उस समय चलता था, राउस कोचिंग का किताब लेकर के आया। 2 सब्जेक्ट हमने रखा अपने IAS के लिए, एक सोशियोलॉजी, दूसरा हिस्ट्री। और ये सोशियोलॉजी और हिस्ट्री सब्जेक्ट उस समय दोनों सब्जेक्ट चलते थे, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट थे। ये हमने कब पढ़ा था? मैट्रिक में। मैट्रिक हमने कब किया था? 1982 में।
आईएएस की तैयारी कब शुरू की? 1991 में, जब हमारी नौकरी 90 में लगी तब। तो 8 साल के गैप के बाद वो सब्जेक्ट जो हमने मैट्रिक में लिया था, पढ़ा था कभी नेचुरल साइंस में, ठीक है ना, नेचुरल साइंस अपना जो होता है, नेचुरल साइंस नहीं, सोशल साइंस में अंतर पता है ना? नेचुरल साइंस और सोशल साइंस का पता है? पता है ना? तो सोशल साइंस में हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी ये सब था। हमने ये सोचा कि चलो उसको, उस समय का थोड़ा सा हमें जानकारी होती थी कि अच्छा सब्जेक्ट था, इंटरेस्टिंग था, थोड़ा आसान होगा, मैथ साइंस ले नहीं सकते हैं, तो हमने हिस्ट्री और सोशियोलॉजी ली और प्रीलिम्स दिया। एक बार में नहीं हुआ, फिर मैं 2-2.5 साल के बाद में मेरा टेन्योर खत्म हो गया वहाँ। 2-2.5 साल का ही हमारा टेन्योर था, पहली नौकरी का कंट्रैक्ट टाइप का था, वाईपी का टेन्योर 2-6 महीने का एक्सटेंशन हुआ था, खत्म हो गया। फिर मैं पटना गया और पटना में जा करके आईएएस की फिर से तैयारी में पूरी तरह से अपने आप को लगा दिया। प्रीलिम्स निकाला, पहला एग्जाम प्रीलिम्स होता है, फिर दूसरा एग्जाम मेंस निकाला और फिर परीक्षा दिया जा करके मतलब इंटरव्यू हुआ। फाइनली मेरा नहीं हुआ 1994 वाले आईएएस में, और उस समय तक मेरा उम्र 28 साल का हो गया था। मेरा उम्र तब तक 28 साल का हो गया था और अपने को उस समय तक मात्र 3 चांस मिलते थे आईएएस बनने के लिए। 3 चांस, 3 ही परीक्षा दे सकते हैं आप। तो मेरी पहली परीक्षा अच्छा से नहीं हो पाया था क्योंकि मैं जॉब में था। दूसरी परीक्षा अच्छा से नहीं दे पाया क्योंकि प्रिपरेशन बहुत अच्छा नहीं था। तीसरी परीक्षा तब दिया अच्छा से जब मैं जॉब में नहीं था। मैंने सोचा कि चलो परीक्षा दे दूंगा इस बार, तब जॉब ज्वाइन करूंगा। फिर मैं परीक्षा दिया और वो मेरा सपना, मेरी बेटी अभी कह रही है मैं उस सपने को पूरा करूंगी, और वो यूपीएससी की तैयारी कर रही है, जीपीएससी का मेंस दे रही है। गुजराती उसको पढ़ने नहीं आता था, लेकिन गुजराती क ख से शुरू करके पिछले 1 साल के अंदर अभी गुजराती में निबंध लेखन सब कुछ लिख रही है, सब कुछ कर रही है। कभी मौका मिलेगा तो ले आएंगे उसको और आप लोगों से बात भी करवाएंगे, ठीक है? ब्रिलियंट है और आप लोगों को जरूर अच्छा लगेगा। और वो यूपीएससी की तैयारी अभी कर रही है। कभी कभी बोलती है कि पापा आपका सपना मैं पूरा करूंगी। आपने अपना सपना अधूरा रख दिया, मैं उसको पूरा करूंगी। हमने बोला हमने कहा मुझे बहुत गर्व होगा अगर कुछ भी हमसे आगे बढ़ जाती हो तब, क्योंकि माँ बाप को हमेशा अच्छा लगता है कि मेरा बच्चा मुझसे आगे जाए, ठीक है ना? आप लोग भी आप सब लोग यही कोशिश करें कि हमारे माँ बाप, हमारे माता पिता जो आज हैं, उनसे हमको आगे बढ़ना है। क्योंकि आप हमेशा ये मान के चलो कि माँ बाप को हमेशा खुशी होगी अगर बच्चे आगे बढ़ते हैं। माँ बाप से ज्यादा खुशी किसी को नहीं होगी अगर बच्चे आगे बढ़ते हैं, और हमेशा सपोर्ट करने के लिए तैयार रहेंगे। मुझे एक और चीज याद है कि मेरे ग्रैंडफादर थे, उनको पता था कि मैं बहुत अच्छा पढ़ता हूँ। उन्होंने कहा कि तुम आगे बढ़ते जाओ, मैं खेत बेच करके तुमको पढ़ाऊंगा। अगर हमारे पास कोई कमी रह गई तो मैं अपना जमीन गिरवी रख दूंगा, जमीन बेच दूंगा, लेकिन तुमको आगे जरूर पढ़ाऊंगा, लेकिन पढ़ने में कमी मत करना। तो कहीं ना कहीं से पढ़ने वाले बच्चों को सब लोग आगे बढ़ाते हैं, चाहे अपने माँ बाप हो, चाहे दादा दादी हो, चाहे चाचा चाची हो, काका काकी हो, जो भी है, ठीक है? आप लोग भी, मेरी शुभकामना है कि आप लोग भी जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे, अच्छा करेंगे। बहुत सारे प्रश्न आपके मन में आते होंगे, मैं समझ रहा हूँ, कोई बोल पाता है, कोई नहीं बोल पाता है, लेकिन आप लोग बड़ा सपना देखें। बड़ा सपना देखेंगे तो थोड़ा सा वहां नहीं पहुंच करके थोड़ा और नजदीक में पहुंचेंगे, लेकिन बड़ा सपना देखना जरूरी है। थिंक बिग। थैंक यू। हाँ, क्या बेटी यूपीएससी की जो तैयारी कर रही है, हाँ, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। तो उसका नाम धृति उपाध्याय है। धृति उपाध्याय, धृति मतलब हुआ धैर्य, धरती, धैर्य, ठीक है? तो बोलती है कि हमें धैर्य ही नहीं है। नाम तो धृति है लेकिन धैर्य नहीं है। धैर्य नहीं है, क्या धैर्य नहीं है? दिन रात पढ़ती है,
दिन रात पढ़ती है, पढ़ने से फुर्सत नहीं है उसको, ठीक है। तो उसने कहा कि उसका पुणे में एडमिशन हो रहा था इकोनॉमिक्स में, वो +2 में बताया ना, +2 में 91% था, पुणे में एडमिशन हो रहा था इकोनॉमिक्स में। वहां से वो बोली कि नहीं हम इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ेंगे, हमको तो दिल्ली जाना है। क्यों? क्योंकि दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी नंबर 1 जगह है दिल्ली, वहां हो पाएगा। तो उसने सोचा दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में एक कालिंदी कॉलेज है, वहां एडमिशन हुआ, वहां से बीए ऑनर्स की पॉलिटिकल साइंस में, क्योंकि उसको था कि हमें अगर एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है तो पॉलिटिकल साइंस या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये दोनों मिलता जुलता सब्जेक्ट है, वो हमें हेल्प करेगा। तो उसकी पढ़ाई की, बीए ऑनर्स की। फिर संजोग से बहुत अच्छा मार्क्स लाई थी ऑनर्स में, क्लास 1 फर्स्ट क्लास था, तो उसका गार्गी कॉलेज में एडमिशन हो गया। अगर गूगल करोगे आप लोग गार्गी कॉलेज दिल्ली, तो गार्गी कॉलेज लड़कियों का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है, ठीक है। उसमें एडमिशन हो गया, उसने 2 साल वहाँ एमए की, और उसी दौरान उसने राउस करके कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ठीक है ना, कोचिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया। 9-10 महीने उसने कोचिंग की, और वो बेस तैयार हो गया कि हम अभी तैयारी कैसे करना है उसको हम सीख लें, ठीक है। तो वहां से कोचिंग करने के बाद फिर 2020 में तो कोविड आ गया था ना, 2020 में कोरोना का समय आ गया। उस दौरान फिर वापस आई, और अभी हमारे पास अहमदाबाद में है, यहाँ यूपीएससी की तैयारी कर रही है। तैयारी में क्या है, इंग्लिश बहुत अच्छा चाहिए आपको, ये आपका सब्जेक्ट जो है बहुत अच्छा आपको करना है, पूरा पढ़ते रहो आप। जनरल स्टडीज को बहुत पढ़ना है आपको। ये सोचना है कि कोई भी चीज जो छत के नीचे में है, पूरे सिस्टम, सोलर सिस्टम में जो भी है हमारे, समझ रहे हो आप लोग, सोलर सिस्टम, अंडर द सन, जो भी चीजें हैं वो सब पढ़ना है आपको। सिलेक्टिव नहीं होना है। आप अगर सोचेंगे कि सिलेक्टिव हो करके हम एग्जाम पास कर जाएंगे, उसमें यूपीएससी नहीं होगा, जीपीएससी नहीं होगा, आपका कोई कमीशन का एग्जाम सिलेक्टिव पढ़ने से नहीं होगा, ठीक है। तो आपको पूरा पढ़ना है, आप अपना दायरा बढ़ाइए। तो मेरी बेटी वही कर रही है आज के दिन, उसको है कि हम यूपीएससी करेंगे, जैसे भी होगा करेंगे, लगी हुई है, अभी पीएचडी कर रही है। लेकिन वहीं पर मेरा बेटा है, उसको यूपीएससी से कोई मतलब नहीं है, उसको मीडिया लाइन में जाना था। अभी टाइम्स नेटवर्क एक ऑर्गेनाइजेशन है, टाइम्स नेटवर्क, जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया, आप जानते हैं पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, टाइम्स नाउ, नवभारत टाइम्स, उसमें वो अभी दिल्ली में, नोएडा में अभी हाल ही में ज्वाइन किया। सोशल मीडिया डिपार्टमेंट में काम करता है, उसको बहुत अच्छा है कि हम कॉर्पोरेट में काम करेंगे। लेकिन मेरी बेटी को है कि हम कॉर्पोरेट नहीं, हमको तो आईएएस ऑफिसर बनना है। अब वो बनेगी कि कब नहीं बनेगी, लेकिन लगी हुई है, प्रयत्न जारी है, पूरी जोर शोर से लगी है। जीपीएससी दे रही है कि इसमें भी हम क्लास 1 बन जाएंगे, हमको डीवाईएसपी बनना है, गैस ऑफिसर बनना है, उसके लिए पूरी तैयारी कर रही है, और हार नहीं मानती है। वो सबसे बड़ा चीज है मेरी बेटी का, हार नहीं मानती है। सब कुछ संभव है बोलती है, सब कुछ संभव है, सब हम करेंगे। एक समय था ब्लॉग लिखती थी, जब दिल्ली में थी, ब्लॉगर थी वो, और ब्लॉगिंग में के टाइम में उसके ब्लॉग को इतना पसंद किया जाता था कि 45,000 उसके इंस्टाग्राम में फॉलोअर थे, आज से 4 साल पहले 45,000। लेकिन उसने डिसाइड किया कि हम इसको कभी भी कर सकते हैं, लेकिन यूपीएससी करने का समय हमको नहीं मिलेगा, इसलिए हम यूपीएससी की तैयारी करेंगे। उसने पूरा ब्लॉग लिखना, सब कुछ करना बंद कर दिया। लेकिन अगर वो 45,000 फॉलोअर रहते, और आज के समय में यूट्यूब और इंस्टाग्राम में जिस हिसाब से पैसा कमा रहे हैं लोग, वो करोड़ों कमाई रहती है अब तक। और बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां उसको अप्रोच करती थी, दिल्ली में उसको बुलाती थी, और घड़ी का प्रचार करो, इसका प्रचार करो, उसका प्रचार करो। 18,000 रुपए, 20,000 रुपए की घड़ी वो लोग गिफ्ट देते थे कि आओ एक प्रचार कर दो, क्योंकि उसके 45,000 फॉलोअर थे, और उसमें डलवाते थे लोग, कहते थे कि इसको, उससे क्या होगा, सेल बढ़ेगा। तो थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा अग्रसोची बनाओ, विजन रखो बड़ा कि हम कर सकते हैं।
होगा नहीं होगा उसके लिए भगवान के ऊपर हम छोड़े, विधि के हाथ में जो होगा वो होगा, लेकिन अपना हम कर्म करते रहे अच्छी सोच के साथ में। ठीक है, थैंक यू। प्राचार्य श्री को विनती है वो आइए और इस कार्यक्रम का विवरण करें। हमारे आज के इस कार्यक्रम संघर्ष से सफलता तक के हमारे अतिथि विशेष श्री अरुण जी उपाध्याय, केबीपी स्कूल के प्रिंसिपल, टीचर्स और प्यारी छात्र छात्राएं, सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने। और एक बात बताना चाहूँगा कि जैसे हमने सर से अप्रोच किया कि हमारा ये प्रोग्राम है और आप हमारे बच्चों को बताइए कि आपके जीवन में भी जो उतार चढ़ाव आए हैं और वो उतार चढ़ाव को पार करके आज आप जिस मकाम पर पहुंचे हैं, तो हमारे बच्चे भी उसके बारे में जानें, उससे प्रेरणा प्राप्त करें, मोटिवेट हों और वो भी अपने जीवन में कुछ अलग कर जाए। तो सर ने तुरंत हाँ कर दिया कि हाँ विकेश भाई, मैं आपके कार्यक्रम में अवश्य उपस्थित रहूंगा। तो इस मौके पर सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे इनविटेशन को जो है वो और दूसरी बात इस मंच से हम ये कहना चाहेंगे कि सर रिद्धि उपाध्याय के लिए हमारे दोनों स्कूल की तरफ से, हमारे बच्चे बच्चियां और टीचर्स की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो जो चाहती हैं वो अपने जीवन में अवश्य वो प्राप्त करें। और इस मौके पर हम ईश्वर से भी प्रार्थना करते हैं कि वो अवश्य वो प्राप्त करेगी और वो अपने जीवन में सफल रहेगी। एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक बात करके हम हमारी वाणी को विराम देंगे। हमें पता है सर इनका अभी खाने का टाइम हो गया है भोजन का, तो थोड़ा सा सर ने जैसे बताया कि आप अपना जो लक्ष्य है ना वो हमेशा ऊंचा रखो आप, है ना। तो सर गुजराती में एक हमारे कહેવત છે, निशान चूक माफ नहीं माफ नीचू निशान। निशान भले चूक हो जाए बट वो हमेशा निशान जो है ये આપણું એકદમ ઊંચું હોવું જોઈએ। જીવનમાં મારે ક્લાસ 1 ઓફિસર બનવું છે, ક્લાસ 2 ઓફિસર બનવું છે, એવું હંમેશા આપણે આપણું ધ્યેય હોવું જોઈએ, આપણે નક્કી કરવું જોઈએ, જેથી કરીને ક્લાસ 1 ન બની શકાય તો ક્લાસ 2 તો બની શકશું, અથવા તો બેંકમાં કે એવી કોઈ જગ્યાએ આપણને ઓફિસરની નોકરી મળી શકે, બરાબર। तो अगेन सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे इनविटेशन को सर आंखों पर लगाया और आपने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। धन्यवाद।